All right. Hi, everyone. Good evening. Yeah. Hi, Rudra. Good evening, Harsh. Good evening, Aditya. Hi, Gaurav. गुड इवनिंग एवरीवन. कैसा गया आप लोगों का मेजर टेस्ट का पेपर? चलो गुड. आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव आंसर्स. दैट्स रियली गुड टू हियर. हाँ, आई थिंक मेंस का तो शायद रिजल्ट भी आ गया है पनीशिया पर. आई थिंक रैंक, हैव दे गिवन द रैंक एज वेल? ऑल राइट, चलो ग्रेट. दैट्स गुड टू नो. एडवांस्ड का अभी आना बाकी है. ठीक है, ठीक है. So just to bring everyone back onto the ground, I think अभी काफी लोग उड़ रहे हैं हवा में. Like don't consider this paper as the true benchmark, because ये paper relatively you can say moderate, average या below average level का paper था. ठीक है. अब आने वाले टेस्ट धीरे धीरे अब आपके डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे. ठीक है. अभी given the fact that you guys are struggling with this online mode of learning, and you are trying to get accustomed to this method, so just as a common decision, it was decided that this major test paper will not be kept something which is difficult in nature. It is something that helps you get into the flow of things. Now I hope after getting done with the paper, you guys would have gotten back into your mode of studying, and I hope आप लोगों ने अपने पेपर का analysis भी किया होगा. If you have not done that, then please do that right away. ठीक है. This is something that I had discussed with everyone last time also, जब आप लोगों ने पिछला मेजर टेस्ट का पेपर दिया था. And I am reiterating certain points. I would want you to spend some 5 minutes on it, and make sure that you are doing this analysis immediately. ठीक है. टेस्ट देने के 2-3 दिन के अंदर you should definitely spend take out time and do this analysis. Otherwise वो ऐसा हो जाता है, रात गई बात गई, सब पुराना हो गया. ठीक है. And second thing which I have also come across is that students are doing this on an ad hoc basis. Like कभी किसी पुराने टेस्ट का एनालिसिस करा था, वो एनालिसिस कहाँ पर है उसका कोई अता पता नहीं है. तो डोंट डू इट इन दिस एड हॉक बेसिस. Make sure that it becomes a habit and you have a separate notebook for it, so that you have a log of how you performed in the major tests or in the topic wise tests that were coming along your way. इन टेस्ट की learnings are something, आप ये एनालिसिस इसलिए थोड़ा ना कर रहे हो कि जस्ट एक बार के लिए देख लिया और हो गया. ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा आपकी इम्प्रूवमेंट का, हाउ इट इज गोइंग. सो आई होप दैट यू गाइज आर मेंटेनिंग अ लॉग ऑफ इट. हाँ, मतलब इट्स अ गुड थिंग पार्थ. आप स्प्रेडशीट बनाकर भी वो एक लॉग मेंटेन कर सकते हो. बट स्प्रेडशीट वुड बी मोर टू जस्ट कीप अ न्यूमेरिकल लॉग ऑफ थिंग्स, लाइक क्या स्कोर रहा, कैसा रहा. आई वुड वांट यू टू बी मोर डिटेल्ड इन टर्म्स ऑफ योर एनालिसिस. ठीक है. ये इस रश में मत रहना. लाइक दिस इज समथिंग विच मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग, इज दैट उनके लिए एनालिसिस का मतलब हो गया कि आंसर की देख ली, दोस्तों के साथ में डिस्कस कर लिया और स्कोर स्पेकुलेट कर लिया. दैट इज नॉट समथिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट एज द एनालिसिस. ठीक है. अगर आपका टिपिकल 3 घंटे का पेपर रहा है तो जेन्युइन एनालिसिस में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे. ठीक है. इट विल टेक सम टाइम to go question by question and understand how you have done, right? So similar to last time how I advised you,
दैट मेक श्योर आप एक ओवरऑल समरी अपना प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, एक परफॉर्मेंस समरी जो आपका रहेगा कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, कितने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, राइट, करेक्ट कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे, राइट, इवन करेक्ट में भी स्पेशली जो एडवांस का पेपर है उसमें कंप्लीटली एंड पार्शियली भी अलग से हाईलाइट करोगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, ठीक है, स्पेशली जेई एडवांस में एज यू वुड नोटिस्ड a big chunk of the paper is one or more than one choice questions, ठीक है, तो इसको अलग से हैंडल करना आना चाहिए, इसका अलग से एक एनालिसिस, एक स्टडी आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं, पेपर 2 में इस बार 2 सेक्शन में इंटीजर टाइप थे क्योंकि इस साल का जेई एडवांस का 2020 के पैटर्न पर बेस बना पेपर था। हर साल जेई एडवांस का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी जो आपने एमटी दिया वो जेई 2020 बेस्ड पैटर्न पे था, अगला एमटी आप दोगे हो सकता है वो जेई 2019 के बेसिस पे हो। Every year the pattern changes, so you have to be really careful in terms of your marking scheme also, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता, इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, now based upon your overall summary, I would like you to keep track of certain metrics, that how your performance is going at an high level। तो आपको एक परसेंटेज अटेम्प्ट कितना आप कर रहे हो पेपर में, ठीक है, ऑल्दो देयर इज नो स्टैंडर्ड टू इट, क्योंकि पेपर टू पेपर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर बार एक परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट चाहिए होगा हमें। टिपिकली पेपर अगर डिफिकल्ट हुआ तो परसेंटेज अटेम्प्ट कम रहेंगे आपकी, अगर पेपर आसान रहा तो परसेंटेज अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। देन एक और दूसरा मेट्रिक जो आपको चेक करके रखना चाहिए, समरी प्रिपेयर करके रखना चाहिए, इज हाउ इज योर एक्यूरेसी, ठीक है, जो आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उनमें से एक्चुअली कितने करेक्ट हो रहे हैं। So how well you are posed in terms of answering and leaving questions also, कि मुझे श्योर था कि ये नहीं आता है तो मैंने छोड़ दिया, ब्लाइंड गेस नहीं किया, तो एक्यूरेसी कैसी है आपकी, राइट। एंड ऑल्सो कीप अ लॉग ऑफ हाउ मच नेगेटिव मार्किंग इज हर्टिंग यू, ठीक है, दिस बिकम्स एन इंडिकेटर ऑफ वेदर यू आर एबल टू समटाइम्स डू गुड गेस वर्क इन क्वेश्चंस और नॉट, ठीक है। वैसे तो आपको ब्लाइंड गेसिंग करना अलाउड ही नहीं है पेपर में, यू शुडंट डू एनी ब्लाइंड गेसेस। हाउएवर देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू have an informed decision to make, like you are thinking of mostly यही आंसर होना चाहिए, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एंड समथिंग which is calculated in nature, so that is also a skill set which doesn't come overnight, it gets developed with confidence, right। जैसे जैसे आप पेपर करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि आपके नेगेटिव कम होते जा रहे हैं, that means your ability of being able to eliminate options and come up with a suitable answer is improvising, ठीक है। एंड थैंकफुली अभी तो जैसे मेजर टेस्ट वगैरह में क्या रहता है, आपको ये डेटा, आई एम नॉट श्योर इफ दिस डेटा कम्स डायरेक्टली एज पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट, बट एटलीस्ट एक हाई लेवल पर यू डू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डिड द टॉपर डू एंड व्हाट वाज द एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर होता है पनीशा में उसमें रिपोर्ट में आता है तो बहुत अच्छी बात है, इफ यू आर गेटिंग दीज बेंचमार्क्स that how did the topper ka performance go, and what was the average performance also, तो भी एक आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा on in terms of where do you stand, not just the rank but in terms of score also, ठीक है। Now after preparing this detailed summary, right, we discussed last time also that you need to do question by question analysis, right, you need to first take care of the unattempted questions and categorize them in terms of their reasons, that why didn't you attempt them, right, either it could be because of lack of time mismanagement raha, which should not have been the case at all in this paper, मतलब अगर आपका टाइम मिसमैनेज हो रहा है तो इट इज द केस कि आप एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो in a timely manner, like you aren't giving
topic wise tests properly, or you aren't giving any mock tests, like आप homework करते हो relaxed manner में, time का ध्यान रखते नहीं हो, but जब actual paper करना होता है वो तो time bound manner में करना है, right? So you aren't able to then manage your time well between the subjects. You aren't able to, you know, develop that skill set of leaving questions. So ये तो होना ही नहीं चाहिए. This is something अगर हो रहा है अभी तो it's not a blunder per se, because आप अभी भी सीख रहे हो चीजें, but by the time you are done with your syllabus, this should completely go away. Like you shouldn't be in a position कि like टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब फिर तो फायदा ही नहीं रहा ना 2 साल कोचिंग करने का, अगर आप एंड में जाके भी यही बोल रहे हो कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा पेपर का. पेपर इस तरीके से डिजाइन करा ही नहीं जाता है कि उसमें बच्चों को टाइम ना मिले. मतलब इट्स अ रेयरिटी कि पेपर इतना लेंथी बना दिया जाए कि बच्चों को टाइम ही ना मिले. पेपर का डिजाइन इस तरीके से करे जाता है दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू परफॉर्म दैट पेपर इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड आर एबल टू लीव क्वेश्चंस, बिकॉज आपसे ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं है ना कि 100% स्कोर करना है. यू आर एबल टू लीव दोज क्वेश्चंस विच यू कंसिडर कि हाँ इनमें टाइम लगेगा, तो यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वंस. ठीक है. अनदर सेट ऑफ रीजन, you know, why you didn't attempt the question, कि क्वेश्चन लुक डिफिकल्ट, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग. लाइक उसको देखने में डर लग गया, लाइक 5-6 लाइन का क्वेश्चन था और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें यूज कर लिए जो देखे नहीं सुने नहीं, तो उस चक्कर में भी स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं क्वेश्चन. ठीक है. स्पेशली दिस हैपन समटाइम्स. इस बार तो आपके एमटी में आई डोंट थिंक हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, बट समटाइम्स जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इस बार के एमटी में नहीं थे वो, मे बी आगे आ जाए. उनमें कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ्स में कई बार ऐसा होता है कि नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो क्लास में पढ़ाए नहीं है, एंड आपको वहीं के वहीं देखना है, समझना है एंड अप्लाई करना है. तो दैट इज नॉट समथिंग विच यू शुड यू नो बी लाइक ऐसे सुपरफिशियल अबाउट कि देखते ही छोड़ दिया. एटलीस्ट आफ्टर यू हैव यू नो completed say one round of the paper, do make sure कि आप उन क्वेश्चंस को एक बार तो देख रहे हो सकता है कि वो आसान हो, दिखने में डिफिकल्ट लगे हो, बट वंस यू रेड द एंटायर 6-7 लाइंस का क्वेश्चन, देन यू रियलाइज कि अरे ये तो सिंपल पैसेज ही था, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं था. अच्छा, some this is also another important reason why students didn't attempt their questions, like they forgot the concept. Like I either didn't know the concept. ठीक है. एक तो ये हो सकता है कि आपने पढ़ा ही नहीं हो, कि वो कॉन्सेप्ट स्किप कर दिया हो, छोड़ दिया हो, या फिर पढ़ा था बट हो सकता है कि यू नो क्लिक नहीं करा ड्यूरिंग द एग्जाम, भूल गए, राइट? सो इट इज important to know which you know these concepts are. Then you should also you know get this thing also through, because many times it happens that students they knew the concept, they solved the question, but the answer didn't match. ठीक है. एंड इस वजह से like what happens is that they tend to then skip the questions, which sometimes is a smart choice also, because this also becomes one of the reasons why students ka questions become incorrect, because ऐसा होता है that they solve the question और आंसर मैच नहीं करा तो लाइक आजू बाजू का ऑप्शन देख के मार्क कर देते हैं, मतलब दे आर ऑफ दिस ओपिनियन कि यार मेहनत करी है तो आंसर तो करेंगे ही सही. सो you categorize your questions, you know, the questions which you didn't attempt in these reasons, and this will help structure your performance and help you with the analysis that why or what are the reasons जिसकी वजह से आप questions attempt नहीं कर रहे हैं. हाँ हाँ, of course I'm going to share this, like I'll append it in the lecture notes and I'm going to upload the recording also, so don't worry about it. You are going to get this. Incorrect questions में भी आप डीप में जाना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज इट द केस कि आपने अटेम्प्ट करा क्वेश्चन बट वो इनकरेक्ट हो गया. ठीक है. द मोस्ट कॉमन रीजन, राइट, इज द थिंग दैट स्टूडेंट्स कम अप विद इज अ केयरलेस मिस्टेक हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज going to continue till the very end also. So the only way in which you can become better at avoiding careless mistakes is by maintaining a log of it, by revising the kind of careless mistakes that you make, and accordingly
working on them while practicing in your homeworks or assignments. There are these careless mistakes which are general careless mistakes, like calculation mistake, या question ढंग से नहीं पढ़ा, या ऑप्शन सारे नहीं पढ़े. ये तो ऐसी चीजें हैं, ये टेम्परामेंट रिलेटेड है. मतलब दीज आर सम थिंग्स जिन पे विद टाइम ही कंफर्ट आता है. लाइक अब होता है, अपना अपना नेचर होता है. सम स्टूडेंट्स लाइक आर बिट नर्वस. ठीक है, हम लोग जब लाइक कैंपस में थे, वी यूज्ड टू हैव अ नेम फॉर दिस कॉल्ड नबड़ू. लाइक those kids had a nervous breakdown during the examinations. So ऐसा होता है that some students do feel that pressure a lot, and as a consequence उनका एग्जाम टाइम पे टेम्परामेंट सही नहीं रह पाता. तो उस चीज के साथ में वर्क करने के लिए इट इज बेटर टू keep yourself exposed to such and such questions throughout, to give more and more tests. Like इसको इतना common बना लो आपके लिए that you know you find it कि हाँ, this is like just another paper. Similarly, then there are careless mistakes which are chapter specific. These are also important to highlight and maintain a log of. ये अब धीरे धीरे आप डिस्कवर करोगे. मतलब जैसे थर्मो में मैंने आपको बताया है कितने सारे चैप्टर स्पेसिफिक मिस्टेक्स रहते हैं जो आपको बुकलेट में क्वेश्चंस में हाईलाइट करके रखने चाहिए. द मोर यू आर अवेयर अबाउट देम, द बेटर आर योर चांसेस ऑफ अवॉइडिंग देम. ठीक है. देयर आर दीज रीजंस ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस में विच आर ब्लाइंड फ्लूक्स या गेस वर्क, राइट. या फिर लाइक ऐसा भी होता है कि आपने भरोसा कर लिया अपने बाजू वाले पर और उसका आंसर कॉपी कर लिया. लाइक दिस इज नॉट हैपनिंग currently because आप सब घर पे बैठ के देख रहे हो, but it used to happen when in an offline manner students used to cheat with each other. तो ये सब नहीं करना है. Like you don't need to put any blind guesses. ठीक है. And this another reason, this was the one which I was talking about earlier, that concept आता था but you solved the question, right, but आंसर मैच नहीं करा तो नियरेस्ट ऑप्शन मार्क करके आ गए. ठीक है. rather than doing that, you should reread the question, see if you missed out something, you double check your calculations and steps. So make sure that you are putting that effort into you know getting the answer to match with the options, because ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से मैच नहीं होगा. ठीक है. हाँ, आपने अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशंस यूज करी हैं तो दैट यू नो कि आपने कैसा अप्रोक्सीमेशंस यूज करे एंड हाउ दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर रिजल्ट. बट अगर अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशंस नहीं यूज करें और फिर भी आंसर नहीं मैच कर रहा है, देन इट इज अ केस ऑफ यू नॉट बीइंग एबल टू चेक कहाँ पे गलती हुई है. ठीक है. सो उस पर आप डबल टाइम स्पेंड करो. मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग दैट, क्योंकि वो आता हुआ क्वेश्चन उसको जाने मत दो इतनी आसानी से कि ब्लाइंड गेस मार के फिर आगे बढ़ गए. ठीक है. And another important point which I also wanted to highlight was regarding the one or more than one choice questions. Okay, this is something which you also need to make sure that each option is like a question in itself. ठीक है. तो जब आप पेपर दे रहे हो तब भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब आप एनालिसिस कर रहे हो तब भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. वन और मोर देन वन चॉइस क्वेश्चंस में बिकॉज ऑफ पार्शियल मार्किंग, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हर एक ऑप्शन को एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो. इफ इट रिक्वायर्स यू टू रीड द क्वेश्चन अगेन, देन लुक एट द ऑप्शन, देन रीड द क्वेश्चन अगेन, लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन, डू दैट. बट डोंट मेक एनी एलिमिनेशन और ब्लाइंड गेसेस ओवर हियर. इसमें कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आप कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन मार्क करके आ जाते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे. एंड इसमें क्वेश्चन को ब्लैंक लीव करना ऑल्सो डजेंट मेक सेंस, क्योंकि इसमें पार्शियल मार्किंग है तो यू कैन एक्चुअली स्कोर सम मार्क्स हियर एंड देयर इफ यू एनालाइज ईच ऑप्शन केयरफुली. इट मे हैपन दैट कुछ ना कुछ चारों में से तो स्ट्राइक कर ही जाएगा आपको. ठीक है. तो इसका एनालिसिस भी जब आप कर रहे हो तो ट्रीट ईच ऑप्शन
ठीक है, लाइक अ क्वेश्चन, एंड उसमें भी आप देखो कि आपने उस ऑप्शन को अटेम्प्ट करा कि नहीं करा, या वो अटेम्प्ट कर दिया बट वो इनकरेक्ट हो गया, तो उसके पीछे क्या रीजन रहा वो इनकरेक्ट हो गया. सो मेक दैट पार्ट ऑफ योर एनालिसिस इन अ डिटेल्ड मैनर. ठीक है, and then once you are done with this question by question analysis, calculate a potential score which you could have achieved. ठीक है, this is your immediate scope of improvement. एक तो आपका actual score जो आया वो तो आया ही है. Then if you would have avoided these basic careless mistake and manage your time better, then what could have been your potential score. मतलब आपने वापस से क्वेश्चंस देखे और आपको रियलाइज हुआ कि हाँ ये क्वेश्चंस तो मैं कर सकता था इफ देयर वाजंट दिस टाइम प्रेशर, और इफ आई वुड नॉट हैव मेड दीज टेम्परामेंट रिलेटेड केयरलेस मिस्टेक्स. हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट आते ही नहीं थे, जो कि एग्जाम देने के बाद भी आपसे नहीं आ रहे हैं, आपको सोल्यूशन रेफर करना पड़ रहा है, आपको पूछना पड़ रहा है टीचर से, फ्रेंड से, तो वो अलग बात है. दैट इज इंट योर इमीडिएट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. व्हेन आई टॉक अबाउट इमीडिएट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज दैट जितना आपने प्रिपरेशन करी थी उसके हिसाब से, if given another opportunity to retake the test, you could have done better. You would have been able to overcome these time related and careless mistakes related problems. तो आपको एक immediate scope of improvement दिखेगा कि what is that you can potentially achieve in the next test. ठीक है. Now with this, as I said, the story doesn't end. After doing this analysis, आपके पास में अब next aspect रहेगा to highlight how you can improve, like how you can avoid all these reasons. ठीक है, what were the concepts that you didn't get or you didn't study, उन concepts को आपको thorough करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा. जो mistakes आपने करी हैं, you highlight them कि ये mistakes booklet में किन questions में थी, careless mistakes, उनको आप next time अपने revision questions के set में include करो, so that they aren't a problem next time. So after doing this analysis also, there is a lot of work that remains. ठीक है, so please make sure that this is something you are doing thoroughly. I'll share this with you in this lecture के साथ में, pdf में share कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ में. but don't let it be something which is just अभी test हुआ तो हुआ, उसके ऊपर ध्यान दिया. आपको ये अपनी habit में लेके आना पड़ेगा, and not just for major test, for all the other tests also which you give. उसमें ये आप करोगे तभी आपके लिए ये एक बहुत ही स्मूथ कन्वीनियंट टास्क बन जाएगा. ठीक है, पहली बार आप लोग करोगे एनालिसिस तो उसमें डेफिनेटली यू विल स्ट्रगल, समझ में नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आधा घंटा करोगे उसके बाद गिव अप हो जाएगा, फिर कहीं और इधर उधर चले जाओगे. तो आदत बनानी पड़ती है, तभी यू आर एबल टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट. ठीक है. Now, there are certain questions which have come up in between. Okay, so there is this question from Prithviraj. The rank isn't improving. Can you give a tip to manage this pressure? हाँ, so अब आप देखो ना, रैंक में लाइक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, दैट इज व्हाट आई स्पोक टू यू अबाउट, कि आइडेंटिफाई दैट इमीडिएट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, बिकॉज इट इजंट लाइक कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो गई है दैट जो गलत हो गया है वो हमेशा के लिए गलत हो गया है. लाइक यू आर देयर, जस्ट नॉट येट. वहां पर जो आपका पोटेंशियल स्कोर है वहां पहुंचने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई that which are these areas, which are these mistakes, which is that immediate scope of improvement that you can come up with. ठीक है. हाँ, then there is a question, attempted questions but now it is showing not attempted. अरे ये तो technical problem हो गया अमन. मतलब I am not sure if मतलब it's a bug, system related bug or anything. ये आपके पहले कभी TWT वगैरह में भी हुआ है क्या ऐसा? Then there is a question from Harsh.
मेंस में गैसियस स्टेट में वंडरवॉल्स इक्वेशन आ गया, वो मेंस का पार्ट नहीं था ना, ऐसा किसने बोल दिया? मेंस में वंडरवॉल्स इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई, एनसीईआरटी में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेंस में पूछा नहीं जा सकता उससे रिलेटेड, मतलब पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है. सो डोंट स्टिक टू एनसीईआरटी कंप्लीटली, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स एंड ऑल के लिए. यू नीड टू मेक श्योर नोट्स में जितना पढ़ाया गया वो आप पूरा कवर कर लो. Then there is another question from Vaishnav, how to clear backlogs. वैष्णव, बैकलॉग्स के लिए आपको सेपरेट सेल्फ स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा. एंड while maintaining और while working towards the backlogs, ये आप, आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये बताया है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी योर करंट टॉपिक्स, करंट सिलेबस. जो पुराना बैकलॉग हो गया है उसको कवर अप करना है, बट दैट कम्स एज अ सेकंड प्रायोरिटी. सो मेक श्योर कि अभी जो आप पढ़ रहे हो, अभी जो आपके साथ में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के, उनका होमवर्क आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद बैकलॉग की तरफ जा रहे हो. ठीक है, अदरवाइज ये करंट वाले चैप्टर्स आपके बैकलॉग में चले जाएंगे. ठीक है, सो डोंट बॉदर टू मच अबाउट बैकलॉग्स राइट नाउ. ठीक है, स्पेशली मतलब इफ यू विल वेस्ट योर टाइम इन बैकलॉग्स राइट नाउ, तो ये चैप्टर्स आपके डिफिकल्ट हो जाएंगे आगे जाके. और अभी ये हायर वेटेज वाले चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं आपके सामने. ठीक है. हाँ, एंड स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट दिस इज अ सपोर्ट बैच नो, तो इसमें आप लोगों को तो वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है. लाइक यू गाइस आर ऑलरेडी अटेंडिंग स्कूल फुल टाइम, यू आर देन अटेंडिंग क्लासेस फुल टाइम, तो लाइक आप लोगों के लिए बैकलॉग तो मतलब और डिफिकल्ट हो जाता है कवर करना. हाँ देखो, ये चीज तो है, अगर आप लाइक करंट चैप्टर में बैकलॉग रह गया तो उसको तो लाइक फटाफट कंप्लीट करो. आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट बैकलॉग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज पुराने चैप्टर्स. अगर करंट चैप्टर में कोई बैकलॉग रह गया है तो फिर उसको तो इमीडिएटली कवर करना जरूरी है ना, बिकॉज अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपने लेट्स से बीच के 3-4 लेक्चर मिस कर दिए तो उसके आगे का आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विद इन दैट चैप्टर. फिर आप ये होप करो कि नेक्स्ट चैप्टर से आप पिकअप करोगे. ठीक है, बिकॉज between the chapter if you miss lectures then it becomes really really hard to uh, you know maintain that continuity. ठीक है. लेक्चर्स तो बिल्कुल मत मिस करो. बीच में अगर होमवर्क मिस भी हो जाता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, होमवर्क एक बार के लिए लाइक दोबारा भी देख सकते हैं, बाद में टाइम निकाल के कर सकते हैं, बट लेक्चर्स तो बिल्कुल बिल्कुल मत मिस करो. ठीक है. ऑल राइट, चलो तो हम लोग फोकस करते हैं हमारे करंट टॉपिक पर, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. नाउ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में लास्ट में आपके साथ में थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस कर रहा था. एंड इन दैट क्लास, नहीं ये तो इसके पहले वाला था. इन दैट क्लास वी were at the topic of bond energy and bond enthalpy. So I had described to you what bond energy and bond enthalpy means and how we have to work towards it. Now, अब नोटिस करना, इसी के कंटिन्यूशन में आई विल बी यू नो आस्किंग यू टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. अच्छा, इसका कुछ होमवर्क मैंने दिया था आप लोगों को रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने आपको, आई थिंक मेरे को होमवर्क दिए हुए कुछ 2-3 क्लासेस हो गए ना. एमटी के चक्कर में आप लोगों ने ना तो ज्यादा होमवर्क लिया ना मैंने दिया. हाँ, लास्ट वीक में आई थिंक होमवर्क मैंने कुछ दिया ही नहीं था आपको. ठीक है, चलो अब आज दे देंगे.
like based on this especially thermochemistry part, I will give you more questions to work with, and in fact थोड़े से difficult questions भी आपको दूंगा based on this thermodynamics वाला part. ऐसा नहीं कि आप thermodynamics भूल जाओ, जो हम लोगों ने आइडियल गैसेस पर, सॉलिड्स पर, लिक्विड्स पर, फेज ट्रांसफॉर्मेशंस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई करा था, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा. हाँ, थर्सडे को नहीं, हमारा कुछ ऐसा कंटेंट हमने नहीं डिस्कस किया था. थर्सडे वाज मोस्टली अ रिवीजन लेक्चर ओनली. वी जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एम्प्टी टॉपिक्स. ठीक है, सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं. थर्मोकेमिस्ट्री का यहाँ पे आप फोकस करो. सो लास्ट क्लास में मैंने बॉन्ड एंथैल्पी का डिस्कशन किया था, एंड आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है वो डिस्क्राइब किया था, एंड ऑल्सो स्पोक अबाउट व्हाट इज द bond energy. Now, how we use these bond energies in understanding the enthalpy change of the reaction. So उसके लिए आप ये पैराग्राफ रीड करना, ध्यान से यहाँ पे इस पैराग्राफ को रीड करो. Before a reaction, there is a fixed enthalpy associated with reactants. ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे reactant species होंगे, they have certain enthalpy associated with them. We can't calculate the absolute value, but it will be certain fixed value associated with them. Now, when they are converted into products with different enthalpies, heat is released or absorbed, and this is because of the enthalpy difference between the products and reactants. Right? If the enthalpy measurements of reactants and products, they are done at the same temperature conditions, then this heat released or absorbed can be attributed to their bond energies. Now, इस पैराग्राफ को मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करा जा रहा है यहाँ पे नोटिस करना. ठीक है, दैट इफ वी हैव अ रिएक्शन in front of us under constant pressure comma temperature conditions. ठीक है, that is the condition that we have been obeying throughout our discussion for analyzing reactions. Then जो heat release होता है, heat release या heat absorb होता है, वो कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा H के फॉर्म में. Now that heat released or heat absorbed is primarily because of the bonds that are changing. Like if you remember this example, say N2 plus 3H2 is giving 2NH3. Right? Now, if you notice carefully यहाँ पर, what is really happening is that atoms are getting conserved. 2 atoms नाइट्रोजन के यहाँ पर थे, 2 atoms नाइट्रोजन के यहाँ पे रहेंगे. 3 atoms, in fact 3 into 2, 6 atoms हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पर है, 6 atoms राइट हैंड साइड पर है. So what is really changing when one set of reactants go into another set of products? It is the way in which these atoms were bonded to each other. So the energy exchanges, the energy changes that are happening during this reaction can be very well attributed to the bond energies. अब रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. राइट? इनके लिए एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, लाइक टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एंड ऑन द राइट हैंड साइड इफ यू विल नोटिस, सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. राइट? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड्स फॉर्म होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, so capturing these bond energies can help us get the delta H of the reaction. Notice करना किस तरीके से sum of the bond energy of reactants, ठीक है, जितना भी हमें एनर्जी लगा to break these bonds, sum of the bond energy of the reactants and माइनस साइन क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होती है, सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होने पे एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया है. अब what is the net conclusion that can happen? It can be either positive or negative. So if
let's say the delta H of reaction comes out to be positive, we call it as an endothermic reaction. If it comes out to be negative, right, like ज़्यादा energy release हो गई bonds form करने में of the products, then we call it as a exothermic reaction. ठीक है? So this is something which gives us a simple understanding of enthalpy change in a reaction from the perspective of bond energy. ठीक है? यहाँ पर जो ये reactants की bond energy है, right? इसके साथ में positive sign इसलिए लगाया है because it is the energy absorbed. ठीक है? Like that is the energy absorbed to break the bonds. ठीक है? यहाँ पे bond break करना है. एंड यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. सो नेट जो आपको मिलेगा वो आपका डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन रहेगा. हाँ, हम डिस्कस करेंगे यश. नाउ बिफोर आई स्टार्ट अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट, यू मस्ट नोटिस दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सो ओके, ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज बेसिकली अगर ये वाला पार्ट ज्यादा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट कम है तो एंडोथर्मिक है. बट ठीक है, आई थिंक लेट मी एक्चुअली रिमूव इट. इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज मेंशन्ड क्वाइट क्लियरली, तो उससे आपको कंफ्यूजन ही होगा. ठीक है, थोड़ा वो अच्छे से लिखना चाहिए था. व्हाट इट मेंट टू से इज दैट इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा. इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा. ठीक है, बट वो अच्छे से लिखा नहीं है वहाँ पे. एंड एनीवेज इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज अ like a new detail for you. You already know delta H का साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो वो एंडोथर्मिक है, डेल्टा H का साइन अगर नेगेटिव आएगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. हाँ, कमिंग बैक टू दिस नोट, इस नोट के ऊपर फोकस करना दैट ये जो ऊपर मैथमेटिकल रिजल्ट हमने लिखा है, दिस मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इज ओनली वैलिड when reaction species are in gaseous state, because of the fact that जब हम bond energies describe करते हैं तो we consider species to be in gaseous state. Like for example, even when we will be talking about say H2O molecule के अंदर कार्बन सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, तो that calculation would have been done keeping in mind an isolated H2O molecule. ठीक है, that's why this gaseous phase is important. तो आप नोटिस करोगे while we are applying that in questions. So एक एग्जाम्पल से आप नोटिस करना. लेट्स से ये रिएक्शन है आपके सामने in which there is this alkene C2H4 जिसमें HCl ऐड हो रहा है and as a consequence C2H5Cl कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे सब स्पीशीज गैसियस फॉर्म में है, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द कंसर्न्ड बॉन्ड एनर्जीज. व्हाट विल बी द बॉन्ड्स, मैं एक बार लुईस स्ट्रक्चर बना के देखूंगा इन सब स्पीशीज के. सो आई कैन सी यहाँ पर C2H4 में देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देयर इज कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन. इन HCl में देयर इज अ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन. On the right hand side in C2H5Cl, we have carbon single bond hydrogens, we have carbon single bond chlorine, we have carbon single bond carbon also. So what I will do is I will refer to some standard textbook, some handbook which maintains the data of these bond energies, and I will take those values and substitute them in our formula. What will be the formula? यहाँ पे notice करना, delta H of the reaction is sum of the bond energy of reactants minus sum of the bond energy of products. एक कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन है, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है. दिस इज व्हाट आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज. Similarly, we make an observation of the product side as well, that यहाँ पर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, 5 सिंगल कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन है एंड एक कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है. सो वी सब्स्टिट्यूट दैट डेटा ओवर हियर एंड कंप्यूट द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, समझ में आया? आई थिंक प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये. मे बी आप एक क्वेश्चन के थ्रू इसको अप्लाई भी कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पर देयर इज दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू.
which is also teaching you another enthalpy called enthalpy of hydrogenation. So यहाँ पर एक hydrogenation का reaction है, as you can see that C2H4 में H2 add होके C2H6 बन रहा है, right? Now this is a hydrogenation reaction, तो इसका enthalpy change is called enthalpy of hydrogenation. Of course, there is some standard definition associated with it, that it is the enthalpy change when 1 mole of unsaturated compound reacts with excess of hydrogen to give a fully saturated compound. ठीक है, so let's say अगर मुझे enthalpy of hydrogenation of benzene लिखना होता, तो what would have been the reaction, right? Plus 3H2 is giving cyclohexane. ठीक है, completely saturate कर देना है. ठीक है, that is the requisite amount of hydrogen that would be required. ठीक है, now अब given this interpretation, given this definition, given the reaction in front of you and the bond energy data, can you get me the enthalpy change? ठीक है, हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं. आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा ये. नहीं, इसमें यू डोंट नीड टू वरी अबाउट यू नो कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक हो रहा है, कौन सा बाद में ब्रेक हो रहा है. दैट इज इमटेरियल फॉर यू. कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज व्हाट यू शुड नो अबाउट एंड देन कम अप विद द एंथैल्पी चेंज. कौन सा पहले कौन सा बाद में, साइमल्टेनियसली बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली ब्रेक हो रहे हैं, वो मैटर नहीं कर रहा ना. दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज बीइंग आस्क्ड. All right, I'm getting certain answers. I'm not sure if I've got the correct answer yet. Let me see. Okay. हर्ष और कुशल और यश, 3 लोगों का सही है बस. और अमय और सार्थक का भी. अमय का नहीं है, अमय आपने साइन की गड़बड़ कर दी. सार्थक का करेक्ट है. हाँ, राइट पूर्णा. सो बस सिंपल था. आप पहले रिएक्शन का जो भी स्पीशीज है उनका आप लो स्ट्रक्चर बनाओ ना, so that you are able to see which bonds are there on reactant side and product side, and then बस उससे corresponding simple formula लिखो delta H का, that it will be sum of the bond energy of reactants minus sum of the bond energy of products, and data दिया हुआ है उसको पुट करोगे तो -115 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया?
I think pretty simple, straightforward है. Now to emphasize on this note, ठीक है, ये जो note मैंने अभी आपको लिखवाया था, that when you are applying the bond energy data, the species must be in gaseous form. ये वाला एक क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे, ठीक है. सो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अगर आपसे क्रैक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस. मैंने आपसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 and I've given you the structure for it also, ठीक है. theoretical structure, single bond double bonds clearly establish करते हुए, ठीक है. this is called as theoretical enthalpy of formation corresponding to this theoretical structure. तो ये आप कंप्यूट करो based on the bond energy data that is given to you, bond energy as well as some extra data also. Let's see if you are able to understand this. ऑलराइट, थोड़ा हिंट प्रोवाइड करूं मैं. ये आपके सामने रिएक्शन रहेगा, राइट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का. C6H6 फॉर्म होना है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग स्टेट. नाउ can't apply bond energy data in this situation right now because of the fact that not all the species are in gaseous state. You need all the species to be in gaseous state to apply the formula. ठीक है. हर्ष, आपको ये डेटा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी का मिसिंग डेटा है,
हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का, उसके अगेंस्ट पे कुछ और डेटा ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन में विच माइट कम इन हैंडी? देखो what can I do to make this carbon solid become carbon gaseous? हाँ यश, आप सब्लिमेशन का डेटा यूज कर सकते हो। सब्लिमेशन का डेटा आपको दिया हुआ है दैट कार्बन सॉलिड से कार्बन गैसेस जाएगा तो 718 किलो जूल एनर्जी लगेगा, एंड टू कीप द कोफिशिएंट सेम आप 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे थ्रू आउट, ठीक है। एंड इसको रिवर्स करके ऐड करना, ठीक है, ताकि एक कार्बन सॉलिड एंड कार्बन सॉलिड ऐड हो जाए, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो नाउ यू हैव गॉट an equation completely in form of gaseous species over which you can now apply the bond energy data. Right? आंसर मैं देख के बताता हूँ आपको हर्ष। ये इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ डेटा का भाई। अब आप इससे बॉन्ड एनर्जी डेटा अप्लाई कर रहे हो, सो यू कैन सी यहाँ पर delta H of this reaction which was the unknown minus 718 into 6, ठीक है। डेल्टा H of the reaction minus 718 into 6, ये मेरा gaseous phase वाले रिएक्शन का डेल्टा H हो गया, is equal to bond energy of reactants minus bond energy of products। अब रिएक्टेंट साइड पे कौन सी बॉन्ड एनर्जीज लग रही हैं? ये कार्बन तो ऑलरेडी एटमाइज्ड है, तो इसमें तो ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं है कुछ भी, ये तो गैसेस एटम्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ब्रेक करना है, तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एनर्जी, ये रिएक्टेंट्स हो गया। और प्रोडक्ट साइड पे यू हैव 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब इन सब का डेटा तो आपको गिवन है इन द क्वेश्चन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का एनर्जी का डेटा गिवन नहीं है, तो अब हाउ डू वी गेट द आंसर? इसमें अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H काम आएगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H का डेफिनेशन क्या था? दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये ध्यान रखना डेफिनेशन का, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू बी फॉर्म फ्रॉम इट्स constituent element, right, in its most stable naturally occurring form। तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा, करस्पॉन्डिंगली इसका डेल्टा H इज 217.5, ठीक है। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? इसका ट्वाइस, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ब्रेक करने के लिए 435 किलो जूल एनर्जी लगेगी। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 325 या 327 किलो जूल पर मोल। हाँ, तो आपका, हाँ
प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा आई थिंक मैंने सेम ही रखा है ना, मैंने चेंज नहीं करा, मैंने वही डेटा रख लिया यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो इट इजंट समथिंग विच इज मैंडेटरी कि हर बार यही डेटा मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके मिल जाए, ये तो इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली वैसा हो गया, बट ऐसा नहीं है कि आप हर बार यही डेटा मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। नहीं नहीं 2985 क्या कह रहे हो हर्ष? माइनस, हाँ सॉरी, माइनस भी नहीं आ रहा है, आई थिंक प्लस ही आ रहा है। नहीं नहीं 327 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। देखो ना आपके सामने कैलकुलेशन करिए, आप आइडेंटिफाई करो कहाँ पे आपका मिसमैच हो रहा है। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वाजंट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग you guys to solve this question. हाँ तो ये 718.6 राइट हैंड साइड में लेके आना ना, तभी तो डेल्टा एच आएगा। ठीक है, मैं जूम आउट करता हूँ, पूरा क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से, पूरा सोल्यूशन। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछा था, बट इस पे बॉन्ड एनर्जी डेटा हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पर गैशियस स्पीशीज नहीं थे सबके सब, सो वी हैड टू कन्वर्ट देम into all species gaseous and then apply the bond energy data. हाँ तो ये यहाँ से राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो एड अप हो जाएगा ना। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इस तरफ लेके आओगे राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। हाँ हैंड रेज करो ना हर्ष, आई विल अनम्यूट यू। बोलो। हेलो सर। सर हमने जब सब्लिमेशन वाला लगाया उसके बाद हम C6 में नहीं करेंगे क्या वापस 6 × 606? सब्लिमेशन वाला लगाया फिर? हाँ शायद फिर हमारा कार्बन गैसीय स्टेट में आ गया, तो हाँ फिर हमारा कंपाउंड हो गया C6, मतलब O6। हाँ सर ठीक है सर, गॉट इट, मुझे मिस्टेक पता चल गया। एक रिलेटिवली इजी क्वेश्चन भी देता हूँ फॉर एवरीवन टू गेट अ ग्रिप ऑन दिस। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देता हूँ। बोलो पृथ्वीराज। सर हमने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को रिवर्स करके ऐड किया तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सर तो वो जो हमने बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स किया सर, सर उसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना वो। नहीं नहीं, आपने पहले तो ये इक्वेशन क्रिएट करी जिस पर मैं बॉन्ड एनर्जी का डेटा अप्लाई कर सकूं, राइट? कैसे क्रिएट करी? आपने फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रखा और इस सेकेंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करा, तो ये आपका इस फाइनल इक्वेशन का डेल्टा एच आ गया। यस सर। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ द बॉन्ड एनर्जी डेटा।
गॉट इट सर। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो अभी। हाँ यहाँ पर यस, एवरीथिंग इज इन गैशियस स्टेट ओनली, इफ नथिंग इज मेंशन्ड सो यू अज्यूम दैट एवरीथिंग इज इन गैशियस ओनली। ठीक है, ऑलराइट, क्या आ रहा है आंसर? चेक कर लेते हैं, मुझे सब अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो यार? एक ने ए दिया, एक ने बी दिया, एक ने सी दिया, ऐसे कैसे अलग अलग आंसर आ रहा है? लाइक बैलेंस्ड इक्वेशन तो सही से लिख रहे हो ना? वेट, मैं इसको एक बार थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। गिव मी वन मोमेंट। कैसा रहेगा ये? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी लिखना है, राइट? यानी कि ए बी का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक वो एक मिस्टेक हो सकता है आप लोगों ने कर दी हो। तो हाफ A2 प्लस हाफ B2। ठीक है, this is the reaction that we are dealing with. Why? Because this is the enthalpy of formation of AB. ठीक है, अब ये delta H reaction will be what? Half of the bond energy of AA plus half of the bond energy of BB, ये sum of the bond energy of reactants हो गया, minus sum of the bond energy of products हो जाएगा। ठीक है, now this is given to you as -100, right? एंड आपको बोला जा रहा है कि A2, AB एंड B2 का बॉन्ड एनर्जीज आर इन द रेशियो 1:1:0.5, राइट? तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो B2 का बॉन्ड एनर्जी x/2 हो जाएगा, राइट? एंड AB का बॉन्ड एनर्जी x हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो किलो जूल पर मोल ही है बाबा, मतलब ठीक है, डोंट नेटपिक इतना, तुम आंसर सॉल्व करने में दिमाग लगाओ ना। तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x टू बी हाउ मच? ये हाफ प्लस 1/4 3/4, तो ये x का वैल्यू 400 आ जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 इज। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था?
ठीक है, इसमें दिस इज द लेवल ऑफ बेसिक क्वेश्चन दैट यू गेट, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन में बस ये इंश्योर करना होता है दैट ऑल स्पीशीज आर इन गैसियस फेज सो दैट यू कैन अप्लाई द बॉन्ड एनर्जी डेटा. ठीक है, हाँ मे बी यहाँ पर आपने कोफिशिएंट्स नहीं मल्टीप्लाई करे, सो उसकी वजह से भी आपका गलत होगा. सी इस चैप्टर में केयरलेस मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो दैट इज वेयर आप लोगों को अभी एमटी का लीवे था, आप लोग इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हो, बट अगर आपको थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्फिडेंस लेके आना है तो प्लीज thoroughly practice a lot of questions. ठीक है, ये A2E का तो बॉन्ड एनर्जी x लिखा ना मैंने, A2 का बॉन्ड एनर्जी x, B2 का बॉन्ड एनर्जी x/2 और AB का बॉन्ड एनर्जी x लिया ना, दैट इज व्हाट आई डिड नो, एंड वही तो पूछा है. ठीक है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने देखो क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे हैं. द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग, द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड that you are making these mistakes because of lack of practice only. Please take out that time. Okay, all right, now let's quickly understand this concept of अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं इसके बाद में ले लेता हूँ, पहले किरचॉफ इक्वेशन पढ़ा देता हूँ. ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन के ऊपर फोकस करना. रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो अभी तक आप नोटिस कर रहे थे, ठीक है, जितनी भी, दिस इज एक्चुअली द लास्ट पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे उन सब में लाइक वी वर डीलिंग विद द सिचुएशंस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था. ठीक है, एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्टेंट्स का मेजरमेंट हो रहा था, एंड एट दैट सेम टेम्परेचर प्रोडक्ट्स का मेजरमेंट हो रहा था, and we were computing the change in enthalpy. But what if we would know the enthalpy change at some given temperature and want to compute the enthalpy change at some other temperature? Then how do we work with this? Okay, so this is what is dealt by this Kirchhoff equation. So you have this reaction in front of you, इसका एंथैल्पी चेंज किसी T1 टेम्परेचर पे, पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ फिर मैं डेरिवेशन भी दिखा दूंगा आपको. किसी T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी चेंज से डेल्टा H01 है, किसी T2 टेम्परेचर पे इसका एंथैल्पी चेंज से डेल्टा H02 है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? द रिलेशनशिप गोज इन अ सिंपल मैनर that delta H02 is equal to delta H01 plus integral delta Cp reaction dt, limits T1 to T2. Now what does delta Cp reaction mean? यहाँ पे नोटिस करना, it is similar to जैसे हम लोग delta Ng लिखते थे, ठीक है, बट यहाँ पे just the format is same, it has nothing to do with that term. Delta Cp reaction will be sum of the heat capacities at constant pressure of the products multiplied by their coefficients minus sum of the heat capacities at constant pressure of reactants multiplied by their coefficients. ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ये जो N2 plus 3H2 giving 2NH3 है, इस रिएक्शन का डेल्टा Cp रिएक्शन क्या होगा? 2 times Cp of ammonia gas minus 1 into Cp of N2 minus 3 into Cp of H2 gas. ठीक है, that is what we will have to write over here. ठीक है, now this is an important equation that helps establish the relationship between the enthalpy change of a reaction at two different temperatures. अब ये आया कहाँ से, ये रिजल्ट आया कैसे है, ये भी काफी सिंपल है. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच you know is a new equation in itself, it is a matter of creating a cycle. ठीक है, कैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, N2 plus 3H2 giving
2NH3. ठीक है, दिस वाज द रिएक्शन एट से टेम्परेचर T1 और इसका एंथैल्पी चेंज था डेल्टा H01. ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू कैलकुलेट. ठीक है, और इनफैक्ट दिस इज समथिंग विच वाज गिवन टू मी. ठीक है, and this is something which I want to compute the same reaction at T2 temperature और इसका enthalpy change. ठीक है, तो what I will do is I will create a cycle. किस तरीके से आप नोटिस करना, N2 को मैं T1 से T2 टेम्परेचर लेके जा रहा हूँ, H2 को T1 से T2 टेम्परेचर लेके जा रहा हूँ. कितना एंथैल्पी चेंज होगा वो मुझे पता है. गैसियस स्पीशीज को अगर हीट अप करते हैं तो इसका एंथैल्पी चेंज आपको पता है, इट इज हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इट इज एनसीपी डेल्टा टी या एनसीपी डीटी. ठीक है, यहाँ पर H2 के साथ में भी वही होगा, उसका सीपी यहाँ पे यूज होगा, उसके मोल्स यहाँ पे यूज होंगे. ठीक है, एंड देन ये जो अमोनिया है ये T2 से मैं T1 लेके जा रहा हूँ. ठीक है, तो इसका एंथैल्पी चेंज मैंने नोट कर लिया. तो अब आप नोटिस करना दैट फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट. ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये डायरेक्टली. ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली. ठीक है, नाउ सिंस एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, द ब्लू एंड द पिंक शुड मैच विद ईच अदर. सो डेल्टा H1, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज ब्लू एंथैल्पीज प्लस डेल्टा H2. ठीक है, एंड इसी को मैं साइकिल कंप्लीट कर रहा हूँ ना. यहाँ पर आई एम गोइंग फ्रॉम, यहाँ पे आप नोटिस करो ना, आई एम गोइंग फ्रॉम दीज रिएक्टेंट्स टू दीज प्रोडक्ट्स. एक तो डायरेक्टली जा रहा हूँ और एक इनडायरेक्टली जा रहा हूँ. ठीक है, तो आई कैन कंप्यूट और आई कैन रिलेट द टू मेथड्स टू एंथैल्पीज. एक ही डेल्टा H01 ये डायरेक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट क्या हो गया, डेल्टा H02 प्लस जितना भी ये था डेल्टा H of N2, delta H of H2 and delta H of ammonia, right? And इनको अब मैं एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा साथ में, तो it comes out to be this only, delta H02 is equal to delta H01 plus delta Cp reaction. Delta Cp reaction में आप नोटिस करोगे it will be sum of the enthalpy of the products minus sum of the enthalpy of sorry, not enthalpy, sum of the heat capacity of products multiplied by their coefficients minus sum of the heat capacities of reactants multiplied by their coefficient. ठीक है, so this is like a this is not called as Born-Haber cycle. Born-Haber cycle was that particular example जो हम lattice energy calculate करने के लिए use करते हैं. ठीक है, however this is the example that we are using in this like particular example. इसको Born-Haber cycle नहीं बोलेंगे, this is a simple example only. ठीक है, just making use of this important property that enthalpy is a state function. तो अगर मैं initial state से final state directly जा रहा हूँ या indirectly जा रहा हूँ, my enthalpy change overall will be the same. ठीक है, so this is to help you with the derivation. Otherwise the formula is pretty simple. The formula is straightforward. How you relate the enthalpy change of a reaction at two different temperatures. There is delta H01 at T1 temperature, there is delta H02 at T2 temperature, and this is how you apply their formula. ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ so that you are able to get the concept. ठीक है, सिंपल इन द सेंस कि इसमें मैं हीट कैपेसिटीज ऐसी ले रहा हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन करना पड़े. ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग द हीट कैपेसिटीज विच आर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, ये आप ट्राई करो. एंड ये नोट एक्चुअली इसके लिए डाला हुआ है यहाँ पर दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन ऑफ डेल्टा H विद T, बट वेरिएशन ऑफ डेल्टा H विद प्रेशर भी रहता है. हाउएवर इट इज नॉट समथिंग विच इज पार्ट ऑफ आवर syllabus, so we are not concerned about that right now. We are only
focusing on how enthalpy change is varying with respect to temperature. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. इसमें ये एक रिएक्शन है आपके सामने, इसका 300 केल्विन पर डेल्टा एच दिया हुआ है और 600 केल्विन पे पूछा जा रहा है. एंड जो भी रिएक्शन की स्पीशीज हैं उनका हीट कैपेसिटीज आपको दिया जा रहा है. और आपके सामने ये इक्वेशन आई थिंक बैलेंस नहीं है, तो इसको पहले बैलेंस भी कर लेना. ठीक है, आई थिंक यहाँ पर ही मैंने गड़बड़ कर दिया है. शुड हैव बैलेंस्ड दिस रिएक्शन आई थिंक. अच्छा नहीं, बैलेंस्ड ही है, माय बैड, बैलेंस्ड है. ठीक है, ट्राई करो. नहीं, यहाँ पे आप रहने दो ना, इनडायरेक्ट मेथड अगर आपको नहीं समझ में आया. ओके, ये वाला क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. इन द मेन टाइम आई कैन एक्सप्लेन दैट अदर मेथड आल्सो. दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस, दिस एंड दिस. ठीक है, पेन चलाओ और इसको लिखना शुरू करो एक इक्वेशन में. ठीक है, पेन चलाओगे नहीं और सब चीजें रेडीमेड चाहिए. स्टार्ट
working through it, and then we will discuss again. अरे अल्फा बीटा के टर्म्स में आएगा ना प्रथमेश, अल्फा बीटा का तो वैल्यू मैंने दिया ही नहीं है ना, आप बिना अल्फा बीटा के कैसे आंसर निकाल सकते हो? यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा सीपी रिएक्शन के ऊपर फोकस करो. It will be Cp of products multiplied by their coefficients minus Cp of reactants multiplied by their coefficients. Then जो Cp दिए हुए हैं वो हमने यहाँ पे substitute करे and we got the answer that Cp of the reaction is coming out to be minus 7/5 alpha plus beta into T. Now we apply it in the Kirchhoff equation that delta H naught at 600 Kelvin will be delta H naught at 300 Kelvin plus delta Cp dt. ठीक है, डेल्टा सीपी रिएक्शन dt लिमिट 300 to 600 केल्विन. अब इसको आप इंटीग्रेट करो एंड आंसर निकालो. समझ में आया किस तरीके से वर्क करा इसके ऊपर? एंथैल्पी चेंज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर दिया हुआ है, दूसरे टेम्परेचर पे निकालने के लिए बोला जा रहा है ना. ठीक है, मे बी यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. वाटर का एंथैल्पी चेंज, इनफैक्ट आइस टू लिक्विड का एंथैल्पी चेंज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm आपको आता है कि ये माइनस या प्लस 334 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है. ठीक है, एंड यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दैट सेम रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm पर कितना होगा. तो आप कैसे कंप्यूट करोगे? आपको Cp ऑफ आइस एंड Cp ऑफ वाटर दिया हुआ है, इसका निकाल लो आंसर. रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है उसमें मत आप चिंता करो. ठीक है, आपको अभी कंप्यूट करना है. Thermochemistry में we have come across many reactions ना which are practically not happening, but still the enthalpy change are defined and calculated. ठीक है, so this might come handy as part of another puzzle. Maybe it is not happening at minus 10 degrees centigrade and 1 atm, but is of use.
ऑलराइट, इस वाले क्वेश्चन का आया आंसर? इसमें यूनिट्स को कंसिस्टेंटली सेम रखना है एंड सेम किरचॉफ इक्वेशन लगा देनी है, राइट? डेल्टा एच एट 263 केल्विन पूछा है, तो इट विल बी डेल्टा एच एट 273 प्लस डेल्टा सीपी रिएक्शन एंड लिमिट्स 273 से 263. डेल्टा सीपी विल बी, क्योंकि कोफिशिएंट्स 1 है यहाँ पर, सिंपली सीपी ऑफ वाटर माइनस सीपी ऑफ आइस, राइट? तो ये आप डायरेक्टली कंप्यूट कर लो यहाँ पर. ये 273 का कितना दिया हुआ है? 334. तो ये 334 प्लस इंटीग्रल यहाँ पर सीपी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.18 किलो जूल पर केजी माइनस 2.09 किलो जूल पर केजी, ठीक है, इंटू dt एंड टेम्परेचर 273 से 263, ठीक है. तो 334 प्लस 4.18 माइनस 2.09 इंटू dt, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो बाहर आ जाएंगी, इंटू 263 माइनस 273, एलिमेंट्स पुट कर दो एंड दिस शुड गिव यू दी आंसर, क्योंकि यहाँ पे सब किलो जूल पर केजी में ही है. अगर हाँ यूनिट्स के साथ में कुछ गड़बड़ किया होता तो फिर आप लोगों को यूनिट्स को ध्यान में रखना होता. अगर कहीं पर केजी की जगह पर मोल दे दिया होता तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट, राइट? तो दिस कम्स आउट टू बी 313 किलो जूल पर केजी, ठीक है. समझ में आया ये कैसे करना था? मैं आप लोगों को होमवर्क में कुछ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तो आपको ट्राई करना है एंड देन यू शुड बी एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ इक्वेशन आल्सो, ठीक है. चलो, ऑल राइट देन, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. वी हैव क्लोज टू द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है. मेक श्योर आप ये एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है. डू स्पेंड दैट टाइम इनटू एनालिसिस एंड हो सके डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैनर में करना जितना हो सके, ठीक है. चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर गाइस, थैंक यू.